हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो आज मैं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ जिसका नाम है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। एलिमेंट्री वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, इसमें एलिमेंट्री फंक्शंस का यूज होता है, स्पेशल फंक्शंस का यूज नहीं होता। वो एक अलग पार्ट होता है इंटीग्रेशन का जिसमें स्पेशल फंक्शंस का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पहले तो आसान वाली एलिमेंट्री इंटीग्रेशन क्या होती है। हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं इंटीग्रेशन हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है, यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, लेकिन ये बेसिकली बहुत आसान चीज है और हमें इसका मतलब भी नहीं पता होता अक्सर। तो आइए मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या, किस तरह से बनी, फिर इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज पर आएंगे कि कैसे सोल्व किए जाते हैं। बात करते हैं, मान लो आपके पास एक एक्सिस है, उस पे फंक्शन का मैं आपको कर्व ले लेता हूँ। मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि फंक्शन का कर्व है। और मैंने कहा मेरे को एक पॉइंट दिया गया a, दूसरा पॉइंट दिया गया b। ये दो मैंने पॉइंट ले लिए x एक्सिस पर। मान लो x इज इक्वल्स टू a है और x इज इक्वल्स टू b है। ये दो पॉइंट्स हैं। अब ये दो पॉइंट्स मैंने लिए, अब मुझे इसके अंदर का एरिया चाहिए। ये चीज मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर का एरिया चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं इसके हर एक एरिया में सेम एरिया हो, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर हर एक हिस्से का सेम एरिया चाहिए तो मैं इसको कुछ एरियाज में स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा छोटे छोटे एरियाज में। तो मैं कह सकूंगा कि मेरा हर जो एरिया है छोटा वाला, ये हर एक हिस्से के बराबर है। तो मान लेते हैं कि इतना हिस्सा आपके पास डेल्टा एक्स आई के इक्वलिंग, वही एक्स एक्सिस था, मैंने एक्स आई एक छोटा सा एरिया ले लिया। मान लेते हैं ये दूसरा एरिया एक्स टू, मान लेते हैं तीसरा एरिया एक्स थ्री, मान लेते हैं चौथा एरिया एक्स फोर। तो ये एक्स एन एरियाज तक चलता है, आगे चलेगा एक्स एन एरियाज तक। और ये कोई फंक्शन के कर्व के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं, मैं इन सारे एरियाज को, सेम एरियाज को मैं एक साथ सम कर सकता हूं। मेरे पास कोई भी एरियाज चेंज नहीं है, सारे एरियाज सेम हो गए। मैं इनको ऐड यानी जमा कर सकता हूं। अगर मैं इनको ऐड कर सकता हूं तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा मेरा फंक्शन के अंदर मैंने छोटे छोटे हिस्से तोड़े जो कि एक्स आई थे और उसमें डेल्टा एक्स आई के छोटे छोटे एरियाज थे। इस फंक्शन में मैंने एक्स आई एरियाज लिए और उसमें इतने इतने चेंजेस आ रहे थे। इनका प्रोडक्ट मेरे इनके बराबर हो जाएगा इस एक एरिया के। अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा इन सारे एरियाज को अगर सम कर लिया जाए, कहां से लेकर, मैंने कहा i इज इक्वल्स टू 1 और ये इसके अंदर इनफाइनाइट एरियाज बनेंगे, तो i इज इक्वल्स टू 1 to n। मैंने n तक ले लिया और मैं n को इनफाइनाइट लगाने के लिए यहाँ बात कर सकता हूँ। मैंने कहा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। तो मेरे पास इस ऑपरेशन के तहत मैं हर एरिया निकाल सकता हूँ। मैंने कहा हर एक एरिया से लेके इनफाइनाइट एरियाज तक मैंने सम कर लिया और लिमिट लगाई ताकि मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाए। तो इसी डेफिनेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। इस एरियाज का सम करने को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स, और एरिया जब छोटे हो जाते हैं तो डेल्टा एक्स है किसमें चले जाता है, डीएक्स में। तो बेसिकली मेरे पास इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन का जब मतलब ये होता है तो हम एक बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जहां बात आती है डेफाइनाइट इंटीग्रेशन की। लेकिन हम पहले इनडेफाइनाइट यानी विदाउट लिमिट्स की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसके बाद आएंगे लिमिट वाली पर। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहता है, अगर a से लेके b एफ एक्स डी एक्स हमारे पास हो तो उसका मान लो आपके पास कैपिटल एफ एक्स आपकी कोई इंटीग्रेशन का आंसर आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस कहता है कि a से लेके b तक आप उसमें लिमिट पुट करो और पहली लिमिट पुट करके माइनस कर दो दूसरी लिमिट के अंदर, आपको अप्रोक्सीमेट एरिया मिल जाएगा।
तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है। तो हमने समझा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब आते हैं एक छोटी सी दूसरी बात पर, यहां तक नोट कर ले, मैं मिटा देता हूं। मिटा दिया। मिटाने के बाद हम देखते हैं, यहां पर गौर करिएगा, हम एक बात कहते हैं, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। मैंने ये फंक्शन ले लिया। फंक्शन लेने के बाद मैं कहता हूं उसको डिफरेंशिएट करता हूं। मैंने कहा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ओनली आंसर आएगा 2। मेरे पास एक ये चीज बन गई। बनने के बाद मैं कहता हूं, मैंने कहा जो मेरे पास इक्वेशन ए एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ए बनी, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, यानी दोबारा इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, मैंने कहा dy इज इक्वल टू 2dx। अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड पर, आपको पता है c आ जाता है। इंटीग्रेशन dy किसके बराबर होती है, ओनली y इज इक्वल टू 2x प्लस c। अच्छा अब यहाँ देखो कि देखो यहाँ पर आ गया 3, लेकिन यहाँ पे आ गया c। देखो कांस्टेंट तो ये भी था, लेकिन कांस्टेंट ये भी है, लेकिन मुझे यहाँ कांस्टेंट पता नहीं है, वहां कांस्टेंट पता है। यह बात समझने वाली है। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सिर्फ कांस्टेंट, जो कि हमें मालूम होता है, और इस कांस्टेंट का नाम होता है जो कि हमें नहीं मालूम, ये डिपेंड करता है इनिशियल और बाउंड्री वैल्यूज पर। इस c का नाम होता है आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या नाम होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये बात बहुत याद रखने वाली है कि इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स मौजूद ना हो तो हमें एक c जरूर मिलता है, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। यहां तक समझ लिया। अब आते हैं फॉर्मूलाज पर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं जो हमें आगे चल के अपने क्वेश्चंस के अंदर लगाने हैं और उनको पढ़ना है। तो फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला फॉर्मूला आपके पास होता है कि x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c जरूर आता है अगर लिमिट ना हो तो। सेकेंड फॉर्मूला आता है आपके पास 1 ओवर x dx, ये इक्वल होता है सिंपली log mod x प्लस c के। थर्ड फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, मान लो कि ax प्लस b होल टू द पावर n dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, 1 ओवर ax प्लस b होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम इसको एक प्रोसीजर के साथ भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाए बगैर भी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूले पे आएंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये भी होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो कि अक्सर यूज होता है। यहाँ पर अगर मैं a स्क्वायर ले लूं तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। एक ये फॉर्मूला भी बड़ा यूज होता है। आगे चलेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है, अंडर रेडिकल a स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर a साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। एक फॉर्मूला ये होता है। सेकंड फॉर्म आगे आते हैं, एक फॉर्मूला आपके पास ये भी होता है 1 ओवर x टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 ओवर a सीकेंड इनवर्स x ओवर a पॉजिटिव c। एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं जो अक्सर यूज होते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज और भी बन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये फॉर्मूलाज वो हैं जो अक्सर यूज आपके ज्यादा होंगे। एक फॉर्मूला आपके पास ये यूज होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर 2a लोगैरिथम ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a पॉजिटिव c। एंड अलग फॉर्मूला एक और होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2a लोगैरिथम ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स प्लस c। दो फॉर्मूला आपके पास ये भी यूज हो सकते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हम इसको फॉर्मूला कहते हैं एक्स ओवर टू अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर ओवर टू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव सी। एक फॉर्मूला ये भी यूज होता है अक्सर आपके पास। इसके बाद एक फॉर्मूला और आ जाता है, इसका नाम होता है ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम कहेंगे एक्स ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बाय टू। आंसर आता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए पॉजिटिव सी। ये फॉर्मूला ही बहुत यूज होता है। दो तीन और है, इसको लिख के थे, हम समझेंगे कि फॉर्मूला ये सारे के सारे यूज होते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास सेम कंडीशन के अंदर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आपके पास यूज हो सकता है, जो कि फॉर्मूला होता है एक्स ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव सी। चाहो तो यहाँ भी मॉड लगा ला, क्योंकि लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेम फॉर्मूला आपके पास ऐसा भी रिपीट हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यानी कि बिल्कुल फॉर्मूला यही है, लेकिन इसको ओवर अगर मैं लेके चले जाता हूँ तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बच जाता है लॉगरिथम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से सेम फॉर्मूला आपके पास एक और यूज होता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि ये रहा। इसके अंदर भी आपके पास क्या लगता है लॉग एक्स माइन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव सी। ये सारे वो फार्मूलाज हैं जो इंटीग्रेशन में अक्सर और बेशतर इस्तेमाल होते हैं। बाकी और भी होते हैं फार्मूलाज, यही नहीं है, और भी फार्मूलाज होते हैं जो अक्सर फार्मूलाज हमारे पास इनका यूजेज ज्यादा आता है। ठीक हो गया। तो आज हमने समझा कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बाकायदा है क्या, इंटीग्रेशन कहते किसे हैं, और हमने आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, और कुछ फार्मूलाज देखे कि